नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाले टनल का निर्माण शुरू। 4 धाम यात्रा होगी सुगम। अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग। हाई कोर्ट सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। दिल्ली में 12वीं की छात्रा के चेहरे पर बाइक सवार युवकों ने फेंका एसिड, अस्पताल में भर्ती। डीजीआई की नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 53 लाख की तस्करी की देसी और विदेशी सिगरेट जब्त। नए डालते खबर विस्तार से। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद बद्रीनाथ एनएच और केदारनाथ एनएच को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबे टनल निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और सुगम हो जाएगी। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग उठ रही थी। दरअसल 4 धाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या बनी रही। अब इस सुरंग के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर सुरंग का काम तो शुरू हुआ ही है और इस सुरंग से 4 धाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम का समस्या होती थी, जो कि वक्त के साथ बढ़ती भी जा रही थी। इससे निजात पाने के लिए केदारनाथ जाने वाले लोगों के लिए प्रथम चरण में जवाड़ी बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन रुद्रप्रयाग बाजार को जाम से फिर से मुक्ति नहीं मिल पाई। ऐसे में अब लंबे इंतजार के बाद द्वितीय चरण में केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में 4 धाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार की जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। वह उन 25% अग्निवीरों पर उनका रुख स्पष्ट करें जिनके 4 साल के कार्यकाल के विस्तार पर विचार किया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह बात कही है। इसके बाद यह याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अग्निवीर योजना के अनुसार 4 साल बाद वे 25% भर्ती करेंगे और यह 25% अगले 4 साल के लिए रखे जाएंगे। अग्निवीर योजना की चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई बीते सोमवार को उच्च न्यायालय में शुरू की गई। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने तर्क किया कि इस योजना में पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अग्निवीरों के पास प्रतिमाह 30,000 रुपए का पैकेज है और अंत में यह 40,000 होगा। याचिकाकर्ताओं ने योजनाओं पर पुनर्विचार की मांग की है और याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि योजना का आधार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी और चीन जैसे स्थानों से लिया गया है, जबकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पेंशन न हो। देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। तेजाब हमले में 12वीं की छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार बीते बुधवार सुबह 9 बजे के करीब यह घटना हुई है। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके का मामला है। लड़की को सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है और बताया जा रहा है कि लड़का लड़की की आपस में पहचान थी।
लड़की 12वीं की छात्रा है और घटना के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी और लड़की को लेकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अस्पताल में पीड़ित को बेहतर मेडिकल सुविधा दी जा रही है। हालांकि लड़की के पर तेजाब फेंकने के पीछे के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस विभाग यानी डीजीआई ने राजस्थान में नशे की तस्करी के खिलाफ छापे की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजीआई के ने छापे की इस कार्रवाई में देसी और विदेशी सिगरेटों का बड़ा जखीरा जब्त किया है। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर डीजीआई ने जयपुर में एक साथ कई ठिकानों पर छापे मारे। छापे की इस कार्रवाई में 70 आयातित ई सिगरेट और 2,64,000 आयातित सिगरेट जब्त की गई है। जब्त किए गए सामान में विदेशी सिगरेटों का बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है कि जदयू के भीतर अब तब से काफी हलचल मची हुई है जब से सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा कि आगे बिहार का कामकाज तेजस्वी यादव संभालेंगे। सीएम नीतीश ने यह भी ऐलान किया था कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इस बयान पर न केवल जदयू के कई नेता पसोपेश में पड़ गए हैं, अब इस पर भी सियासत भी तेज हो गई है। चर्चा छिड़ गई है कि क्या जदयू और राजद का मर्जर हो जाएगा। अब इस मुद्दे पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू और राजद में मर्जर वाली यार चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर जदयू और राजद के मर्जर की बात से ऐसा कुछ भी है तो ये आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि जदयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जदयू का जन्म ही हुआ था गरीब गुरबा के लिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलसी के पास चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। चीन और अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और लगातार भारत को चुनौती देता रहा है। हालांकि अब भारत सरकार भी चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एलसी के पास विकास का जाल बिछा रही है। बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने चीन से सटे सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसके के केंद्र में अरुणाचल प्रदेश ही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के क्रम में भारत लगभग 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी पर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निगरानी प्रणाली में इस्तेमाल के लिए बड़े स्तर पर अवसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दे रहा है और कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यही वजह है कि बार बार चीन की बौखलाहट भी सामने आती रहती है। अरुणाचल प्रदेश में सड़क, सुरंग, पुल, एयरबेस और सर्विलांस सिस्टम पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अंतर धार्मिक और अंतर्राज्यीय शादी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक 13 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह पैनल अंतर धार्मिक शादी वाले कपल के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर शिकायतों करेगी और इससे उसे शिकायत या सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होगा। पैनल का नेतृत्व महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे। इसके साथ ही सरकार माता-पिता और बच्चों दोनों को उनकी शिकायतों के साथ मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी। इसे लेकर मंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चे अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी से शादी करने के बाद अपने परिवार से कटे रहें। यह पैनल यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि भविष्य में श्रद्धा वालकर जैसे मामला न हो। बता दें कि श्रद्धा वालकर हत्या मामले के बाद इस पैनल का गठन किया गया है। मुरादाबाद में आईजीआर से पोर्टल पर पुलिस की लगातार मेहनत रंग लाई है। जिले के 6 थानों के नाम शासन की सूची में आने पर उच्च अधिकारियों ने अधीनस्थों की पीठ थपथपाई है। नवंबर में आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण के समय बद निस्तारण के में जिले के 6 थाने प्रथम स्थान पर पाने में सफल रहे हैं। एसएसपी हेमराज मीना ने अधीनस्थों को शुभकामनाएं दी है। वहीं प्रदेश में प्रथम स्थान पाने करने वाले थाने में भोजपुर, कांठ, छलजैठ, कुदरकी, मेणाठेर और महिला थाना शामिल है। एसएसपी ने थाना प्रभारी और अपने तैनात पुलिसकर्मियों की सराहना की है। आईजीआरएस पोर्टल का काम करने वाले कर्मचारियों से इसी तरह लगन के साथ काम करने और अपराध नियंत्रण में और गंभीरता लाने की दिशा में निर्देश एसएसपी की तरफ से दिए गए हैं। जन शिकायतों को लेकर शासन की प्राथमिकता रहती है और इसी को लेकर आईजीआरएस के निस्तारण में जनपद के 6 थाने प्रथम स्थान पर आए हैं। इसके साथ ही अन्य थानों पर भी प्रयास किया जा रहा है और उनकी गुणवत्ता और प्रयास से में सुधार किया जाए, जिससे वहां पर आम जन की समस्याओं का सामना समय पर निवारण किया जा सके। योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी में जुटी हुई है। योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी विदेश दौरे पर हैं। वहीं पिछले 3 दिनों के भीतर विदेशी कंपनियों ने 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेशों के लिए एमयू साइन किए हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया और ब्राजील के निवेशकों ने यूपी में निवेश का भरोसा किया है। वहीं हजारों करोड़ के एमयू भी साइन किए गए हैं। यूए दौरे पर मंत्री राकेश अचान और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण समेत कई अफसरों ने अबू धाबी और कई जगहों पर विदेशी निवेशकों से बैठक की है। इसका नतीजा यह हुआ कि लुलु ग्रुप में 5,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर सहमति दी गई। वहीं अलाना ग्रुप ने 1,000 करोड़ के निवेश की सहमति दी। इस टीम ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर निवेशकों से बातचीत की है। उधर बेल्जियम में औद्योगिक विकास मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने एग्रिस्टो बेल्जियम के साथ निवेश पर चर्चा की। इस दौरान कंपनी की बिजनेस हेड स्टेफनी ड्यूमोटियर ने उत्तर प्रदेश सरकार के बिजनौर में फूड सेक्टर पर 200 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और उनके 2030 में 300 करोड़ रुपए और खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। पूर्वांचल में के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल में से कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कोर्ट प्रयागराज में पेश किया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुबह 10:17 को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी कराई गई। कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश करने के बाद ईडी के अधिवक्ताओं ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए पूर्व में मुख्तार के करीबियों और परिजनों से पूछताछ की गई है। ईडी के मुताबिक परिजनों के करीबियों के बयानों का सत्यापन करना जरूरी है। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के
बीच मुख्तार अंसारी को जिला कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय भेज दिया गया है। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की अगुवाई में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह पहले से ही यह बोलते आए हैं और एक बार फिर कह रहे हैं कि 2025 के में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार की सियासत में खलबली मची है। वहीं खुद नीतीश के कार्यकर्ता भी अपने नेता के बयान पर नो कमेंट कहकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान को राजद सकारात्मक रूप से भले ही ले रहा हो, लेकिन गठबंधन की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस ने नीतीश कुमार के बयान पर नपी तुली प्रतिक्रिया जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में एक कार हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने युवकों के शवों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार बीते रात यह घटना हुई है। वहीं लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग के पास महलारे में यह कार गिरी। बताया जा रहा है कि शाम को 2 युवक कार में सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान कार सड़क से 300 मीटर नीचे नाले में गिर गई और दोनों युवकों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन के अनुसार घटना में ऑल्टो कार हादसे का शिकार हुई है। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए केलांग सिविल अस्पताल में भेजा है। हादसे में मरने वालों की पहचान थिनले पुत्र छोटू राम निवासी ग्राम खंगसर डाकखाना कोलंग और नवांग तासी पुत्र तोबरन निवासी ग्राम खसगर के रूप में हुई है। बीरभूम हिंसा के एक आरोपी की केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में मौत के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बीरभूम हिंसा में 10 लोगों की मौत के आरोपियों में से एक ललन शेख ने बीते सोमवार को सुसाइड कर लिया था। ललन शेख का शव बुधवार को उनके गांव बोगतई पहुंचा। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया है कि बंगाल के बोगतई गांव में आगजनी और हिंसा के मुख्य आरोपी का शव बीते सोमवार को सीबीआई के एक अस्थायी कार्यालय में लटका हुआ पाया गया। ललन शेख को इस महीने की शुरुआत में बंगाल झारखंड सीमा पर एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। उसने कार्यालय के वॉशरूम में गमछा से फांसी लगा के जान दे दी। सीबीआई ने रामपुर हाट इलाके में एक गेस्ट हाउस में अपना अस्थायी कार्यालय स्थापित किया, जबकि उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि ललन शेख की मौत सीबीआई हिरासत में दी गई कथित यात्रा से हुई है। वहीं सीबीआई सूत्र ने कहा कि शेखपुर गेस्ट हाउस के वॉशरूम में शाम करीब 4:30 बजे लटका हुआ पाया गया, जहां इस मामले में 2 जांच अधिकारी उस समय अदालत में थे। देवास जिले की बागली थाना पुलिस ने सातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर चोरों को पकड़ लिया है। इसके बाद चोरों की कई 110 टू व्हीलर और 4 फोर व्हीलर गाड़ियां मिली हैं। इनकी कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 3 आरोपियों को घर दबोचा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देवास पुलिस की देवास जिले की बागड़ी थाना इलाके की पुलिस ने जिग जैक लगाकर घेराबंदी कर 3 लोगों को पकड़ा है। ये तीनों आरोपी देवास, इंदौर, खरगोन, भोपाल और भी कई जिलों के वाहन चोरी करते थे। इन तीनों के मिलकर 110 दो पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चोरी किए हैं। इनकी कीमत लगभग 2 करोड़ बताई गई है। तीनों चोर गैंग के सदस्य हैं और पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। एसपी शिवदयाल सिंह ने बताया कि चोर वाहनों को काटकर पुर्जे खोलकर बाजार में बेच देते थे। ये पहले सुने का मकानों को रेकी भी करते थे, फिर वहां से गाड़ी चुरा कर लेते जाते थे। सुनसान इलाके में खड़े हुए पहिया वाहन चुराते और इससे अवैध शराब और अवैध लकड़ी सप्लाई करते थे।
चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कठोर नियमों में ढील दिए जाने के बाद अब एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीजिंग के निवासियों ने सर्दी की दवाओं के खत्म होने और फार्मेसियों में लंबी लाइनों की शिकायत की है, जबकि चीनी सर्च इंजन के मुताबिक बुखार कम करने वाले इबुप्रोफेन की सर्च पिछले हफ्ते में 430% बढ़ी है। तेजी से बढ़ते एंटीजन टेस्ट और दवाओं की बढ़ती मांग ने ज्यादा दाम के साथ एक बड़ा काला बाजार तैयार कर दिया है। दवाओं की खरीदार डीलरों से सामना लेने के लिए किसी सहारे की खोज कर रहे हैं। वहीं जिनकी जानकारी विशेष ग्रुप से भेजी जा रही है और एक खबर के मुताबिक राजधानी बीजिंग में बाजार नियामक अफसर ज्यादा दाम पर टेस्ट किट बेचने और दुकानदारों पर 30 लाख युआन यानी $43,000 का जुर्माना लगाने के साथ उसके बिजनेस पर रोक लगाए गए हैं। ऐसे में चीन के में बुखार से पीड़ित लोगों ने अब इलाज के घरेलू नुस्खों का अपनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब महज 1 साल का ही वक्त बचा है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी टीचर्स के तबादले की मांग का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। इसको लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का ऐलान कर दिया। राजस्थान के शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक 25 दिसंबर को आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। वहीं सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर बीच का कोई रास्ता तलाश करने में जुटी है। राजस्थान में तबादलों का दौर भी शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक सरकार से बार बार तबादले की मांग कर रहे थे। सरकार ने शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन भी लिए थे, लेकिन फिर भी तबादले नहीं किए गए। इससे आक्रोशित तृतीय श्रेणी टीचर्स ने अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उसके बाद सरकार अब टीचर्स से समझाए करने जुट गई है। अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहें ट्रांसपोर्ट इमेज। धन्यवाद।